वेलकम बैक एवरीवन। आज सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ये कोई अनबॉक्सिंग की नहीं है बल्कि एक किताब के बारे में है। ये एक किताब की समरी कह सकते हैं आप, जो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि एज ए बिगनर, एज ए फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जब मैंने कोई किताब पढ़ी तो मेरा अनुभव क्या था, मुझे मतलब क्या सीखने को मिला, और एज ए बिगनर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप कोई बुक पढ़ना चालू करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आई होप आपको कुछ सीखने को मिले इस वीडियो के बाद। और आप, अगर आपने कभी बुक नहीं पढ़ी तो मतलब ये भी मतलब आपके लिए अच्छा ही होगा कि मतलब आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप जब बुक पढ़ोगे तो आपके साथ मतलब क्या मतलब आपका अनुभव हो सकता है। क्योंकि 100% तो मैं नहीं कहता कि आपके साथ भी वही होगा, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है, कुछ लोगों के साथ कोई और एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। तो चलिए, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बुक, एक किताब मैंने मेरे एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन के ऊपर पढ़ना चालू की थी। तो उसने जो है मुझे बहुत ज़ोर दिया ये किताब पढ़ने के लिए, वरना मैं पढ़ने वाला भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो किताबें वगैरह पढ़े। मैं इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ मतलब, लेकिन ऐसे सोर्सेस से जहाँ पे मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं बस ऑडियो विजुअल के ज़रिए इंफॉर्मेशन ग्रैब करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस। वहाँ पे मैं आसानी से जानकारी ले सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर यूट्यूब ही प्रिफर करता हूँ नॉलेज एक्वायर करने के लिए। तो ये किताब मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है या मुझे पढ़ना था, या मुझे मतलब कुछ ऐसा लगा था कि कुछ मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा इस किताब से। ये रीज़न नहीं था। एक रीज़न ये था कि मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड की है, मुझे मतलब इतना फोर्स कर रहा है वो, तो मतलब अच्छी होगी किताब, ये लगा मुझे। और इसका टाइटल भी ये है कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो कि डेल कार्नेगी ने लिखी है। तो ये टॉपिक भी जो है मुझे थोड़ा इंटरेस्ट करता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मतलब मुझे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी जानने में मज़ा आता है कि वो मतलब किस तरह सोचते हैं, कब क्या उनकी सोच होती है, एंड और मतलब लोगों को जानने में मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक किताब सही होगी मेरे लिए, मतलब पढ़ने में भी मज़ा आ सकता है, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि किताब पढ़ना कैसा होता है, किस तरीके से होता है, आप क्या उम्मीद कर सकते हो एक एक किताब में से, मतलब क्या एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हर चीज़ लाइफ में एक बार करो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर आपको अच्छी नहीं लगती कोई चीज़ तब भी करो, उसके बाद डिसाइड करो कि वो चीज़ अच्छी है या नहीं। बस देख के मतलब फैसला मत करो कि ये तो मुझे करना ही नहीं है, ये तो अच्छा ही नहीं है। बुरा भी है एक बार करो, फिर बाद में फिर कभी मत करो अगर आपको बुरा लगे तो। तो एक किताब भी मतलब इसी तरह थी कि मुझे एक बार देखना था कि किताब पढ़ने का एक्सपीरियंस, किताब पढ़ने का अनुभव होता क्या है। तो मैंने कहा उससे कि ठीक है, भेज दे मुझे किताब। तो उसने मुझे भेज दी किताब, और उस किताब का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, वो एक ईपब फाइल है। और इस इन स्लाइड्स का भी जो लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से स्लाइड्स भी ये डाउनलोड कर सकते हो। और एट द एंड एक नोटपैड, एक टेक्स्ट फाइल भी आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो। वो इस किताब का जो है
क्रक्स है कह सकते हो आप, मतलब पूरा निचोड़ जो है उस नोटपैड के अंदर मैंने डाला हुआ है। और उस नोटपैड के अंदर से ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल के, मतलब वो जो टेक्स्ट फाइल है उसमें से ही सारी इंफॉर्मेशन निकाल के मैंने स्लाइड्स के ऊपर डाली है। तो ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन तो आपको स्लाइड्स के ऊपर ही मिल जाएगी। मतलब 80 to 90% जो नोटपैड के अंदर इंफॉर्मेशन है वो मैंने सारी स्लाइड्स के अंदर डाल दी है। जो रिमेनिंग है, मतलब अगर आप वो भी चाहते हो तो आप नोटपैड को, मतलब वो टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। या फिर अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहो तो वो भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। आप वो ईपब फाइल डाउनलोड करके उसे गूगल प्ले बुक के अंदर अपलोड करके उसे पढ़ सकते हो फिर। तो अम, च- आ, श- पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किताब मुझे पढ़ने में मतलब लगभग 40 दिन लग गए। मतलब टोटली 40 दिन तो नहीं, मतलब बीच में 1 2 3 दिन ऐसे मैंने छोड़ा था, पढ़ा छोड़ा ऐसा करके, मतलब आप सोच सकते हो कि 20 25 दिन मैंने ये किताब पढ़ी होगी। अराउंड 25 डेज मैंने ये किताब, मुझे लगा पढ़ने के लिए। हर दिन में जो है, मतलब मेरा टारगेट तो होता था कि 50 पेज पढ़ लूँ। कभी कुछ टाइम पे मैंने ये भी टारगेट सेट किया था कि अभी ये तो बुक ख़त्म करके ही छोड़नी है, 50 पेज पन्ने पढ़ने ही है मुझे। लेकिन मैं 50 पन्नों तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 पन्ने पढ़ सकता था एक दिन के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। क्योंकि आप एक बार में जो है, मतलब मेरे साथ ये हो रहा था कि जब मैं पढ़ रहा था तो एक बार में मैं 4 5 पन्नों तक पढ़ पा रहा था। उसके बाद में जो है अगर मैं पढ़ता था तो मुझे मतलब कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, कुछ भी दिलचस्पी नहीं रहती थी पढ़ने में। उसके बाद मैं पढ़ तो सकता था लेकिन मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता, समझ में कुछ नहीं आता मुझे। तो मैं ये करता था कि 4 5 पन्ने पढ़े, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, तो उस चैप्टर के बाद मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया, 5 10 15 मिनट यूट्यूब पे गया, कोई एंटरटेनिंग वीडियो देख लिया। खुद को मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि मैंने रिफ्रेश कर लिया थोड़ा, मतलब चेंज ला लिया मेरे मतलब माइंड के अंदर, कि मतलब मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत और भी एक्टिविटी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर बदलाव ना आए कुछ, तो मुझे बहुत बोरिंग लगने लगता है। लोग कहते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या खाने में पसंद है। मुझे कभी कभार लोग पूछते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, मीठा है या तीखा है। मुझे मतलब मैं पता नहीं, मैं उन्हें बता नहीं पाता। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे दोनों भी पसंद है, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे तीखा खाने का मन हुआ तो मैं तीखा खाता हूँ, उस वक्त मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं आता है। और अगर मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है और कोई मुझे तीखा ला के दे, तो उस वक्त मैं तीखा नहीं खाता हूँ, मुझे तीखा खाना पसंद नहीं होता है। मतलब मेरी पसंद ही पूरी तरह से बदल जाती है उस वक्त। तो शायद नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि मतलब लोग समझ नहीं पाते जब भी मैं उनसे ये कहता हूँ कि मतलब मेरे मूड के ऊपर चीज़ें बदलती है। कपड़ों के अंदर भी ऐसा ही है। मुझे शर्ट भी डालना पसंद है, मुझे टी शर्ट भी डालना पसंद है, और मुझे जीन्स भी डालना पसंद है। मुझे अ, हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस जिसको आउटी कहते हैं वो भी डालना पसंद है। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर चीज़ का मतलब एक अ, एक जगह होती है। मतलब हर बार एक ही चीज़ मैं पहन नहीं सकता। चाहे मतलब वो मुझे, अगर मुझे आज शर्ट डालना अच्छा लग रहा है तो 2 दिन बाद मुझे शर्ट डालना ज़रा भी पसंद नहीं आएगा, मैं चाहूँगा कि मैं टी शर्ट डालूँ, तो मैं टी शर्ट डाल लेता हूँ। तो 2 दिन मैंने टी शर्ट डाला या एक दिन डाला, कब मेरा मूड बदल जाए पता नहीं। तो उस वक्त मैं फिर वापस शर्ट पे आ जाता हूँ। तो मैं मतलब बदलते रहता है मेरा दिमाग। तो इसी वजह से 4 5 पन्ने पढ़ता था मैं। उसके बाद में मेरा मतलब दिमाग मतलब बोर हो जाता था। फिर मैं यूट्यूब में जाता रहता है या मेरे फ़ोन के अंदर कोई मूवी है वो देख लेता था, फिर वापस आता था। मूवी मतलब पूरी मूवी नहीं, 10 15 मिनट के कुछ वीडियो या कुछ 10 15 मिनट की मूवी देख लेता था, फिर बैग आता था, फिर बाद में पढ़ना चालू करता था।
तो फिर बाद में मुझे पढ़ने में मज़ा आता था। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं वो मेरे दिमाग में जा रही है। और मैं जब पढ़ता था, जब भी मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिलती थी जो मुझे लगता था कि मतलब बहुत छोटे में जो है बहुत ज़्यादा बातें कही गई है, और ये एक ये एक सेंटेंस या ये इतना जो फ्रेज है, ये मैं सेव करके रख सकता हूँ। तो मैं गूगल प्ले बुक के अंदर मार्क करने का हाइलाइटनर ऑप्शन है, तो आप हाईलाइट करके रख सकते हो उन चीज़ों को। तो उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रख देता था कि नेक्स्ट टाइम जो है मतलब मुझे जब भी कुछ पढ़ना हो इस किताब से, या कुछ समझना हो जो मैं भूल चुका हूँ, तो मुझे पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, बस मैं वो फ्रेज पढ़ सकूँ, और वो फ्रेज पढ़ना ही मेरे लिए काफ़ी हो जाए उस सारे चैप्टर को समझने के लिए। तो इस तरह से मैंने सब चीज़ें मार्क करके रखी थी। एट द एंड सब पूरी किताब ख़त्म होने के बाद मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में पेस्ट करके रख दी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से मैंने सारी जो इस किताब का क्रक्स है एक जगह पे मतलब कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में मैंने ये स्लाइड्स वगैरह बनाई, और अब मैं जाके ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि इस किताब को पढ़ना क्या था। वैसे मैं सच कहूँ तो ये किताब पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी किताब थी, बहुत बढ़िया किताब थी। लेकिन फिर भी जो है मुझे लगता नहीं कि मैं लाइफ में और कोई किताब इतनी जल्दी तो पढ़ पाऊँगा। शायद मे बी रिटायरमेंट वगैरह के बाद जब मुझे मेरे पास वक़्त ही वक़्त होगा शायद तब पढ़ सकूँ मैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बीच में कभी मैं और कोई किताब पढ़ पाऊँगा। वैसे ये किताब जो है 251 पेजेस की कुछ है। तो मतलब जो ईपब फाइल है उसके अंदर तो 251 पेजेस ही दिखा रहे हैं। तो इतने सारे मतलब पेजेस को पढ़ना मेरे लिए मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब 40 दिनों का ड्यूरेशन लग गया। और अगर जिन दिनों में मैंने पढ़ा नहीं था उनको निकाल दे तो 25 दिन पकड़ लीजिए। और एक बात है, जब आप किताब पढ़ते हो और आप पढ़ते पढ़ते रुक गए, मतलब कुछ दिन आपने बीच में छोड़ दिया, तो आपका फ्लो ब्रेक हो जाता है। आपको मतलब फिर बाद में उसी जगह से आपने अगर पढ़ना चालू भी किया, तो मतलब आपको जो है पीछे की चीज़ें उतनी ठीक से याद नहीं रहती है, और जितना आपने लंबा ब्रेक लिया होगा उतना ही ज़्यादा आप भूलते चले जाओगे कि आपने पीछे क्या पढ़ा था। तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक किताब पढ़ना चालू करो, तो उसे पढ़ते ही रहो और उसे मतलब जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। तो इस वक़्त जो है मेरी लाइफ़ के मेरी लाइफ़ जिस स्टेज पे है, वो लगता नहीं कि मैं इतना वक़्त दे पाऊँगा किताब को पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब सोचा नहीं है कि मैं और कोई किताब पढ़ूंगा इतनी जल्दी। डिपेंड करता है मुझे, हाँ, उतना वक्त मिले तो कभी, और अगर उतनी बढ़िया किताब हो तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और कोई किताब। और एक बात, जब मैंने इससे पहले जो है मैं यूट्यूब के ऊपर बुक समरीज पढ़ पढ़ता मतलब सॉरी देखता था, बुक समरीज सुनता था। फिर उसके बाद जब मैंने एक किताब पढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, मुझे लगा कि अब मतलब मैंने ये सारी किताब पढ़ ली है। अब देखते हैं कि मतलब यूट्यूब के अंदर इस किताब की समरी क्या है। इससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर जो समरी होती है वो कितनी एक्यूरेट होती है, या उसमें कितना कंटेंट डाला जाता है या बताया जाता है। तो मैंने जब ये किताब पढ़ने के बाद यूट्यूब पे गया, तो एक वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई थी। दूसरी वीडियो देखी मैंने, उसके अंदर और थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई थी। तो मैंने नोटिस किया कि कोई भी वीडियो के अंदर जब आपको कोई बुक समरी बना के बताता है, तो आपको पूरी की पूरी अ, किताब के बारे में नहीं बताता। वो बस आपको चु चन चुनिंदा मतलब उस किताब के बारे में एक 5% बस बता देता है, आप समझ सकते हो। एक वीडियो के अंदर आपको उतना ही मिलेगा। अगर उसको
उस किताब के बारे में और जानना है, तो उस किताब की समरी जो है मल्टीपल यूट्यूबर्स के पास से सुनिए आप। क्योंकि एक यूट्यूबर कुछ चीज़ों के बारे में बताएगा, दूसरा यूट्यूबर और कुछ चीज़ों के बारे में बताएगा। इस तरह से आप उस किताब के बारे में ज़्यादा जान सकते हो। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक किताब के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जानने का, कि कई यूट्यूबर्स के पास से आप उस किताब की समरी सुनो। अगर आप एक यूट्यूबर के पास से एक किताब की समरी सुनोगे, तो आपको जैसे मैंने कहा 5% ही मतलब आइडिया मिलेगा। जो मैंने ये बुक पढ़ी है, ये किताब पढ़ी है, अगर इसको अगर मैं नज़र में रख के सोचूं, तो मैं अगर यूट्यूब में जाके कोई वीडियो देखूं, तो मतलब इस किताब का जो है, कोई वीडियो के अंदर 5% बता के रहेगा, कोई वीडियो के अंदर 10%, कोई वीडियो के अंदर 5% से भी कम, 2-3% जानकारी दी गई होगी इस किताब के बारे में। थोड़े बहुत पॉइंट्स निकाल के बताया गया होगा। कोई भी मतलब बुक समरी के अंदर कोई भी कंप्लीटली बुक को कवर नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मतलब मुझे 5 मिनट की वीडियो बनानी है, 10 मिनट की, 15 मिनट की बनानी है। मैं तो बस मेरे शौक के लिए बनाता हूँ, और ये सोच के बनाता हूँ कि आम, जो मैं कर रहा हूँ, उससे शायद किसी दूसरों को भी फायदा हो जाए। तो इसलिए मैंने एक किताब तो पढ़ ली थी। मुझे समरी बनाने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि आ, आप लोगों के लिए ये बना दूं, ताकि आपको मतलब आपको भी इस किताब के बारे में कुछ जानने को मिल पाए। लेकिन इस किताब की समरी बनाने के प्रोसेस में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैंने ये बुक पढ़ के ख़त्म की थी, इस बुक का असर मेरे में इतना हुआ नहीं था। मतलब मुझे थोड़ी बहुत याद तो थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुका था। और मुझे मतलब अ, ये दिमाग में मतलब बैठा नहीं था कि इस किताब को मैं मतलब इम्प्लीमेंट बहुत जगहों पे कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने ये समरी बनाई, तो मतलब एक पॉइंट को मतलब एक चीज़ को बार-बार देखने की वजह से या बार-बार पढ़ने की वजह से ये चीज़ें मेरे दिमाग में और ज़्यादा बैठ गई। तो मतलब आपका फ़ायदा कराने के चक्कर में यहाँ एक सच में कहूँ तो मेरा ही फ़ायदा हो गया। क्योंकि मतलब जो मैंने बुक पढ़ के ख़त्म की थी, उस बुक को मैं और ज़्यादा मतलब गहराई से जान पाया, समझ पाया। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आपके फ़ायदे के चक्कर में मतलब मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तो वैसे आपको मैंने ये तो बता दिया कि इन सब की जो जानकारियाँ हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट? स्लाइड्स, टेक्स्ट फाइल और ईपब फाइल जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी वीडियोस के जो लिंक्स हैं, क्योंकि ये कि ये वीडियो 4 भाग में आएगा, तो बाकियों के भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये था मेरा इस किताब के साथ अनुभव एज़ ए बिगिनर, कि मैं मतलब आपको क्या बता सकता हूँ इस किताब के बारे में। तो ये कुछ मेरे अनुभव थे, मेरे एक्सपीरियंसेस थे, जो मुझे लगा मुझे आपको बताने चाहिए, शेयर करने चाहिए। क्योंकि आप एक बिगिनर हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस किताब से। और बेसिकली इस किताब से नहीं, किसी भी किताब से अगर आप बिगिनर हो, तो और नॉन फिक्शनल बुक पढ़ रहे हो, तो आपको मतलब आपके एक्सपीरियंसेस इसी तरह से होंगे, आई बिलीव। और जो बुक समरीज होती है यूट्यूब के अंदर, उनको एक्चुअल बुक से अगर कंपेयर किया जाए, तो बुक समरीज के में कितनी जानकारी होती है अ, असल बुक के मुकाबले में, ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मतलब किसी ने मतलब पूरे बुक की जो कंप्लीट समरी है, किसी ने अपलोड नहीं की यूट्यूब के अंदर। तो मुझे लगा कि मैं कर दूं। और वैसे भी ये बड़ी मशहूर किताब है। और इस किताब को जो है जिस इंसान ने लिखा है, डेल कार्नेगी,
उसने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब लगा दी है इस किताब को बनाने में, कुछ 40-50 साल का उसका जो अनुभव है, उसने उसको लगाया है इस किताब को बनाने में। और वो एक पब्लिक स्पीकर था, जिसका मतलब काम ये था कि वो जो बिज़नेस पीपल है, जो कॉर्पोरेट अ, इन कॉर्पोरेट वर्क करते हैं, तो उनको जो है मतलब ये ट्रेनिंग देता था कि वो किस तरह से लोगों से बात कर पाए, किस तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, किस तरह क्लाइंट्स एक्वायर कर पाए, इस तरह की ट्रेनिंग जो है ये देता था। तो आई थिंक आपको मैंने मेरा एक्सपीरियंस तो बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं इस किताब के ऊपर और जानते हैं कि ये किताब क्या है, क्या मतलब क्या है इस किताब में, आपको मतलब क्या मिलेगा इस किताब को पढ़ने से। तो ये सब देखते हैं। पहले तो डेल कार्नेगी के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि एक पब्लिक स्पीकर थे। और स्टार्टिंग में आपको मतलब इसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी जब आप एक बुक खोलोगे, जब तक मतलब एक्चुअल कंटेंट चालू नहीं होता। इस किताब को किस तरह बनाया गया है, किसने बनाया है, क्यों बनाया गया है, ये सब मतलब आपको बताया जाएगा पहले तो किताब के अंदर। और किताब के आखिर में जाने के बाद आपको डेल कार्नेगी के बारे में बताया जा रहा है। जब मतलब पूरी किताब खत्म हो जाएगी उस वक्त आपको मतलब डेल कार्नेगी कौन था, उसकी जिंदगी कहाँ पे मतलब चालू हुई थी और क्या किया उसने, फिर मतलब कैसे वो मतलब इतना मशहूर इंसान बना, कैसे बुक लिखी, वो आखिर में बताया जाएगा। तो ये मतलब आप बिगनिंग और एंड पार्ट कह सकते हो। जो मेन बॉडी है बीच की, वो जो है मतलब आगे आने वाली है। तब आपको मैं मतलब उस बॉडी के बारे में बताऊंगा कि मतलब एक्चुअल में मेन कंटेंट क्या है इस किताब के। तो पहले तो आगे बढ़ते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता ही दिया है इस किताब को लेके क्या था। लेकिन आपको इस किताब के बारे में अगर मैं बताऊं, तो अगर आपने ये सीरीज देखी होगी गेम ऑफ थ्रोन्स, जहाँ पे मतलब ये लड़की, आई डोंट रिमेम्बर इसके कैरेक्टर का नाम क्या था, लेकिन आप जोफ्री को तो जानते ही होंगे। वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, क्योंकि ये इतना इविल था, इतनी मतलब बुराई भरी हुई थी इसमें। जरा भी मतलब किसी की भी जिंदगी के बारे में कोई कदर नहीं थी इसे, किसी को भी कभी भी मार देता था ये। इसके लिए किसी को मारना कोई बच्चों का खेल ही था। कुछ भी इमोशंस नहीं थे इसमें। इससे बात करने में भी लोग डरते थे, क्योंकि कब ये मतलब उसका सर काटने का हुक्म दे दे, किसी को नहीं पता। तो इस जैसे इंसान को, इस जैसे इविल, इस जैसे मतलब खतरनाक और शैतानी इंसान को जो है इस लड़की ने कंट्रोल किया था। अगर आपको याद होगा तो गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिसोड के अंदर जब ये पहली बार इससे मिली थी, तब जिस तरह से इसने मतलब इससे बात की थी इस लड़की ने, इससे आप साफ तरीके से कह सकते हो कि ये इसे मैनिपुलेट कर रही है। और इस तरह से कर रही है कि इसको लग रहा है कि ये खुद ही मतलब वो चीज़ करना चाह रहा है, ना कि मतलब कोई इसे मैनिपुलेट कर रहा है वो चीज़ करने से। तो अगर आप ये किताब पढ़ोगे ना, अगर आप पूरी तरह से ये किताब पढ़ लोगे और मतलब पूरी तरह से दिमाग में मतलब डाल लोगे सारी चीज़ें, और सारी चीज़ें अगर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप पूरी तरह इस कैरेक्टर की तरह बन जाओगे, इस लड़की की तरह। क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में जो है इतनी मैनिपुलेटिव लड़की ना तो ऑन स्क्रीन देखी है, ना तो ऑफ स्क्रीन देखी है। इसकी मैनिपुलेशन पावर से मैं इतना मतलब शॉक्ड हो गया था कि मतलब इस जॉफरी जैसे कैरेक्टर को ये मैनिपुलेट कर कैसे पा रही है। तो ये किताब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस किताब के अंदर जो चीज़ें बताई गई है, जो चालाकी, जो शातिरगिरी, जो
सब कुछ मतलब एक इंसान को मतलब कंट्रोल करने के बारे में बताया गया है। वो सारी चीज़ें जो है मतलब इस कैरेक्टर के अंदर है। अगर उन चीज़ों को अगर आप पूरी तरह से पढ़ के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दो, तो आप पूरी तरह से इस कैरेक्टर की तरह बन जाओगे। ये मुझे लगा कि मतलब कुछ भी मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये किताब जो है इस लड़की ने घोल के पी ली होगी, मतलब एकदम पूरी तरह से पका के, मतलब घोल के उसका गाढ़ा बना के इसने वो किताब पी ली होगी। तभी मतलब ये लड़की बनी है जिस तरह से ये है। मतलब ये पूरी तरह इस किताब का वर्जन है ये लड़की। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स ना देखी हो तो आप देखिएगा। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं मतलब क्या कह रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस किताब से जो है ये चीज़ आपको मिलेगी कि मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि ये इस कैरेक्टर की तरह आप पूरी तरह बन जाओगे, इस लड़की की तरह। मतलब जिस तरह से ये शातिर और चालाक है और जिस तरह से ये मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग है और इस तरह से कंट्रोल करती है कि हमको खुद को पता नहीं होता कि मतलब हम किसी के कंट्रोल में हैं। तो आप इस तरह से बन जाओगे अगर इस किताब को आपने पढ़ के पूरी तरह से अपनी लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया। मतलब आप इन इस किताब में जो लिखा है उस उन चीज़ों को जीने लगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैंने कहा इस किताब की बॉडी के बारे में। स्टार्टिंग में डेल कार्नेगी के बारे में, मतलब इस किताब को क्यों लिखा गया है एंड ऑल उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। आखिर के अंदर डेल कार्नेगी कौन था, कहाँ से आया था, उसके बारे में बताया गया है। बीच में जो है हमारे जो पढ़ने का कंटेंट है वो ये है। इस किताब को 4 भागों में बाँटा गया है। पहले भाग में फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, मतलब बुनियादी तरीके लोगों को हैंडल करने के लिए, लोगों को मतलब समझने के लिए, लोगों को मतलब काबू करने के लिए कह सकते हो आप। दूसरे भाग के अंदर 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू, 6 तरीके जिनसे आ, आप लोगों को पसंद आने लगो। तीसरा भाग हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, किस तरह से आप लोगों की सोच खुद की सोच से मिला सकते हो। जो आप सोच रहे हो उस तरह से लोगों की भी सोच बना सकते हो। उनकी सोच बदल के आप उनकी सोच को खुद की सोच की तरह बना सकते हो। और चौथा भाग बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिजेंटमेंट। तो किस तरह से आप लीडर बन सकते हो, किस तरह से आप लोगों को बदल सकते हो, उनके बर्ताव को बदल सकते हो बिना उनको मतलब ऑफेंस दिए, बिना उनको कुछ इस तरह से करे कि उनको बुरा लगे और ना ही उनके मन में कड़वाहट आए आपके लिए, और विदाउट अराउजिंग रिजेंटमेंट, ना ही उनके मन में आपके लिए कोई कड़वाहट आए, ना तो आपको वो नफरत करने लगे क्योंकि आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो। बिना इन चीज़ों को किए हुए, बिना सामने वाले के मन में कड़वाहट लाए या उसको मतलब आपसे नफरत होने लगे, बिना इनके आप किस तरह से सामने वाले को बदल सकते हो, कैसे आप एक लीडर बन सकते हो, चौथा भाग ये कहता है। तो इस वीडियो का जो है 4 भाग आएंगे। इस वीडियो के अंदर इसके पहले भाग के बारे में हम बात करेंगे, अगली वीडियो में दूसरे भाग के बारे में, फिर तीसरी वीडियो में तीसरे भाग के बारे में, और चौथे वीडियो में इस चौथे भाग के बारे में। तो पूरी किताब जो है इन्हीं 4 भागों के ऊपर है। इन 4 भाग के अंदर आपको कई चैप्टर्स मिलेंगे, कई अध्याय मिलेंगे। तो पहले पहले हिस्से के अंदर मेरे ख्याल से 3 अध्याय है,
दूसरे में 6 है, तीसरे में समथिंग 10 या 12 है और चौथे में 10 या 12 है। तो आज हम पहले भाग में जो अध्याय है उसके बारे में देखेंगे कि मतलब पहले भाग के अंदर इस किताब में क्या कहा गया है और हमें क्या सिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। चैप्टर 1। तो इफ यू इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हैव। पहले पहले अध्याय का जो जो भी हेडिंग है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। जब मैंने पहली बार एक किताब पढ़ना चालू किया था और जब मैंने ये हेडिंग पढ़ी तो कुछ समझ में नहीं आया ये मतलब कह क्या रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक द बी हाइव मतलब अगर आप शहद इकट्ठा करनी चाहते हो तो आप मधुमक्खी के छत्ते को लात नहीं मार सकते। तो मुझे उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब मैंने चैप्टर पढ़ा और पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने चैप्टर, तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। पहले तो इस चैप्टर के अंदर, इस अध्याय के अंदर क्या कहा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो सफ़ा नंबर 30, यहाँ पे ये कहा गया है कि व्हेन यू डील विथ पीपल लेट अस रिमेंबर वी आर नॉट डीलिंग विथ क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक, वी आर डीलिंग विथ क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन है मेरी बुक बुक में की, पढ़ते वक्त की। और सबसे पहली लाइन है जो मैंने मतलब रिकॉर्ड करने के बारे में सोचा था कि मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे लगा कि मुझे ये सेव करके रख देनी चाहिए, इसलिए मैंने हाइलाइटनर से हाईलाइट कर दिया इस लाइन को, क्योंकि ये इतनी सच बात है कि मतलब इंसान को आप पूरी दुनिया का लॉजिक भी लाके दे दो तो मतलब अगर उसको नहीं माननी है कोई चीज़ तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। और अगर कोई चीज़ के अंदर अम, कुछ भी मतलब लॉजिक है ही नहीं, लेकिन इमोशंस भर के कोई इंसान दे रहा है उस चीज़ को, तो मतलब लोग जो है उस चीज़ को मानने लगेंगे, क्योंकि दे आर नॉट द क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक, दे आर द क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस। तो हमेशा आप याद रखिए अपनी ज़िंदगी में कि जब भी आप किसी से किसी से डील कर रहे हो तो आप जो है मतलब लॉजिक के साथ साथ इमोशंस का भी इस्तेमाल कीजिए और देखिए उस इंसान को कि उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर लॉजिक्स काम कर रही हैं या उसके ऊपर इमोशंस काम कर रहे हैं। क्योंकि कुछ इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो जितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं इंसान उतना ज़्यादा आसान होता है उन्हें मैनिपुलेट करना, उनको मतलब उनकी सोच के ऊपर काबू करना। और जितने ज़्यादा मतलब लॉजिकल होते हैं इंसान उतने ही ज़्यादा मुश्किल होता है उनकी मतलब सोच को बदलना या सोच के ऊपर काबू करना। तो आपको ये जानना है कि सामने वाले के ऊपर आपको कितना ज़्यादा मतलब इमोशंस अप्लाई करना है या कितना ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करना है। क्योंकि सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान है और आप उसके ऊपर इमोशंस अप्लाई करोगे तो आपका काम होने से रहा, क्योंकि वो जान जाएगा कि मतलब क्या कह रहा है ये इंसान, मतलब सर पैर बिना बातें कर रहा है, बस इमोशंस अप्लाई कर रहा है। वो समझ जाएगा कि आप मतलब इमोशंस के बहाव में बातें कर रहे हो, ना कि मतलब लॉजिक के बहाव में। और अगर कोई इंसान इमोशनल है और उससे आप लॉजिक लगा के बात कर रहे हो तो मतलब लॉजिक के ऊपर उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा नहीं। लेकिन जब आप इमोशंस अप्लाई करोगे तब वो मतलब सीधे मतलब उसमें बह जाएगा। और जब और जो आप कह रहे हो वो चीज़ मतलब आसानी से मान लेगा जब आपने इमोशंस वहाँ पे अप्लाई किया। अब मैं मेरे बारे में सच कहूँ आपको तो मैं बहुत इमोशनल इंसान था, लेकिन मैं अभी खुद को बदल रहा हूँ, मैं खुद को जो है लॉजिकल इंसान बना रहा हूँ। तो मैं अभी भी इन प्रोसेस ही हूँ, मैं मतलब इन मिडल ऑफ द वे हूँ।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कभी भी फूल था। स्टार्टिंग में शायद थोड़े वक्त तक मैं मतलब बेवकूफ़ हो सकता हूँ, मैं बेवकूफ़ था तब। लेकिन उसके बाद से जो है, मैं फूल नहीं रहा, मैं इमोशनल फूल बन गया। मतलब अब जो है, आप जो मेरी स्टेज है, मैं ये कहूँगा कि मैं एक इमोशनल फूल हूँ, लेकिन ऐसा फूल जिसको मतलब इमोशनली फूल बनाना भी ज़्यादा आसान नहीं होता। तो फूल और इमोशनल फूल में फ़र्क क्या होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो, फूल ऐसा इंसान होता है जिसको लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। उसको पता नहीं होता कि वो बेवकूफ़ बन रहा है और वो बन जाता है। इमोशनल फूल ऐसा इंसान होता है जिसको पता है कि मतलब उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन फिर भी सामने वाले के फ़ायदे के लिए, सामने वाले की भलाई के लिए वो मतलब उसको ऐसा हो जाता है कि चलो ठीक है, रहने दो, सामने वाले का भला ही तो हो रहा है। अगर हमने ये कर लिया, तो मतलब हमको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सामने वाले को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा इसकी वजह से। चलो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उठाने दो इसे फ़ायदा। तो ये फ़र्क होता है फूल और इमोशनल फूल के अंदर। फूल को पता नहीं होता कि उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है, उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमोशनल फूल वो होते हैं जिनको मतलब पता होता है कि उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इमोशंस के बहाव में आके मतलब सामने वाले के बारे में सोच के मतलब उन्हें फ़ायदा कभी-कभार उठाने दे देते हैं। लेकिन जो लॉजिकल पर्सन है उसको मतलब जो है, आप उसका फ़ायदा उठाओगे ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब हर चीज़ के ऊपर वो लॉजिक लगाता है। वो मतलब आपके ऊपर रहम खा के आपका कुछ मतलब भला नहीं करेगा। अनलेस उसको लगे कि मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे भला करने में वाक़ई कोई लॉजिक है, तब तक वो आपका मतलब भला करेगा नहीं। तो ये फ़र्क होते हैं फूल, इमोशनल फूल और लॉजिकल पर्सन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, सफ़ा नंबर 34। Instead of condemning people, let's try to understand them. Let's try to figure out why they do what they do. बजाय इसके कि हम सामने वाले को कंडेम करें, सामने वाले को अ, टोके, उसकी बात को काटे, उसको हमें लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, उसको हम समझते हैं कि मतलब जो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, किस लिए वो चीज़ कह रहा है। मतलब ये उसी तरह है कि मतलब एम्पैथाइजिंग विथ अदर, मतलब सामने वाले के ऊपर आप मतलब एम्पैथी दिखा रहे हो। एम्पैथी इन द सेंस कि मतलब आप उसकी जगह पे खड़े होके देख रहे हो कि वो ये चीज़ कर रहा है या कह रहा है, तो क्यों कह रहा है? वो मतलब कहाँ से आया है? उसका मतलब बैकग्राउंड क्या है? या उसको क्या बताया गया है? क्या सिखाया गया है? क्या वजह है उसकी ये चीज़ें कहने की? तो ये जानने की कोशिश कीजिए, ना कि मतलब बस किसी को भी अच्छा या बुरा कहने कहने की। मतलब आप जानिए कि मतलब वो इंसान है ही कौन, क्या है, कहाँ से आया है, क्या मतलब वो पैदाइशी अच्छा या बुरा था, या उसका आगे चल के अच्छा या बुरा बनने की कोई वजह थी, वो किस लिए ऐसा है जैसा वो है। तो इन चीज़ों को जो है आप समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑथर कह रहे हैं सफ़ा नंबर 34 के अंदर। तो इस सबक से हमें सीखने क्या मिल रहा है? हमें इस सबक से सीखने ये मिल रहा है कि डोंट क्रिटिसाइज़, कंडेम और कंप्लेन। किसी को भी क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, कंडेम मत कीजिए, या उसके बारे में कोई शिकायत या कंप्लेंट मत कीजिए। किसी की आलोचना ना करें, ये कह रहे हैं। क्योंकि इससे जो है मतलब लोग आपको मतलब ज़्यादा नफ़रत ही करने लगेंगे, ना कि अम, आपकी बात को समझेंगे या आपके पास आएँगे। और ये जो इसकी हेडिंग है इस चैप्टर की,
इफ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लोगों के पास से काम निकलवाना है तो आप लोगों को लात मार के दूर नहीं भगा सकते। आपको उनके कंधे में हाथ रख के उनके साथ चलना होगा, ना कि उनको मतलब चल भागे यहाँ से, मुझे मतलब जरूरत नहीं है तेरी बोल के आप लात मार के अपने से मतलब आगे नहीं निकल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कुछ चीज़ों के लिए एक टीम चाहिए होती है, क्योंकि मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जिसको मतलब अकेला काम करना पसंद है। लेकिन फिर भी मतलब मुझे पता है कि अगर एक सही टीम हो तो काम बहुत आसान हो जाता है रैदर देन अकेला काम करने के। ये मुझे मतलब अनुभव भी हुआ है मेरी ज़िंदगी के अंदर। कुछ चीज़ें जो है मतलब फॉर एग्जांपल कॉलेज फेस्ट वगैरह ले लीजिए, जहाँ पे मतलब मैं ज़्यादातर मतलब किसी को बताने नहीं जाता था ये करो वो करो एंड ऑल। तो मैं प्रिफर करता था सब काम मैं ही कर लूँ, बजाय किसी के पैर पकड़ने के कि ये कर लो वो कर लो। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मतलब जो जब किसी की हेल्प होती है, कुछ लोगों की टीम साथ होती है, तब काम बहुत आसान हो जाता है। फिर भी मतलब मैं किसी के पास जाता तो नहीं था मेरी मदद कीजिए ये वो मतलब बोलने के लिए, लेकिन कुछ दोस्त होते ही हैं कॉलेज में, राइट? तो मैं मतलब उनके पास जाके बोल देता था और मुझे पता होता था कि वो मतलब करेंगे ही करेंगे, मतलब जो भी मैं उनके पास मदद पूछ रहा हूँ। तो मुझे वो अ, पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती थी किसी की। मेरे दोस्त होते थे, उनको बताता था मैं ये करो वो करो, वो कर देते थे, मेरी मदद करते थे। और इससे मुझे पता चलता था कि कुछ लोग साथ में हो तो कितनी हेल्प हो जाती है, रेदर देन आप अकेले काम करने लगो किसी चीज़ के ऊपर। तो इस चैप्टर के अंदर यही कहा गया है कि अगर आप इफ़ यू वांट टू गैदर हनी, अगर आपको शहद चाहिए मतलब आपको लोगों के पास से फ़ायदा उठाना है, उनके उनके पास से आपको अगर फ़ायदा चाहिए, देन डोंट किक ओवर द बी हाइव। तो छत्ते के ऊपर लात मत मारिए, मतलब लोगों को लात मार के दूर मत भगाइए, उनको अपने साथ लेके आइए, उनके साथ काम कीजिए, तब आपको मतलब फायदा मिलेगा उससे, रेदर देन उनको लात मार के दूर भगाने से। चैप्टर 2 दूसरा अध्याय, द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। लोगों के साथ डील करने के सीक्रेट्स क्या है, ये यहाँ पे ऑथर हमें बताएंगे। तो सफ़ा नंबर 35, देर इज ओनली वन वे अंडर हाई गार्डन टू गेट anybody to do anything, and that is by making the other person want to do it. The only way I can get you do anything is by giving you what you want। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर कह रहे हैं देर इज द ओनली वे अंडर हाई हेवन। सॉरी, मैंने गार्डन कहा था क्या थोड़ी देर पहले? सॉरी। देर इज ओनली वन वे इन हाई हेवन, मतलब पूरे दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स के अंदर मतलब एक ही तरीका है जिससे आप लोगों को जो है वो करने पे आमादा कर सकते हो जो आप चाहते हो कि वो करें। और वो ये है कि जो सामने वाला इंसान है वो खुद वो काम करना चाहे जो आप चाहते हो कि वो करे। और वो चीज़ करने के लिए और वो चीज़ करने के लिए आपको उस इंसान को वो चीज़ देनी होगी जो उसे चाहिए। तभी तभी वो इंसान वो काम करने के लिए तैयार होगा जो आप चाहते हो कि वो करे। जब उसे दिखेगा कि वो काम करने से उसको भी कुछ मिल रहा है इन रिटर्न, वापस उसको भी कुछ फायदा पहुंच रहा है, तभी वो काम करने के लिए राजी होगा जो आप बता रहे हो उसे। तो डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट,
यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हर इंसान के अंदर जो है ये एक चाह होती है कि उसको लोग जो है पहचाने, उसको मतलब लोग जो है महत्व दे, उसको लोग इम्पोर्टेंस दे, उसको मतलब अगर वो कहीं पे खड़ा है तो मतलब लोग उसको कहें कि हाँ ये इंसान ये चीज़ है और ये सोसाइटी के अंदर इसकी ये ज़रूरत है, उसकी इम्पोर्टेंस हो। अगर किसी इंसान को जो है मतलब आप इम्पोर्टेंट फील कराते हो तो आप उसको मतलब आसानी से अपना दोस्त बना सकते हो, क्योंकि वो आपके आप जब आपके साथ वो रहेगा तब वो बहुत बेटर फील करेगा, उसे लगेगा कि मतलब यहाँ पे मेरी वैल्यू है, ये इंसान मेरी वैल्यू करता है, तो आपके साथ रहना वो ज़्यादा प्रिफर करेगा कंपेयर टू किसी और के साथ रहना। पेज नंबर 39 के अंदर ऑथर कह रहे हैं ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। तो आप किसी से भी मतलब बात कर रहे हो तो मतलब उनको जो है अम, ये मत कीजिए, झूठी तारीफ मत कीजिए उनकी, क्योंकि लोगों की अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो उन्हें पता चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। और ऑथर भी इस किताब के अंदर ये कहते हैं कि अगर इस किताब के जो टेक्निक्स और मेथड्स हैं आप चाहते हो कि ये काम करें आपकी ज़िंदगी में, तो जब भी आप इन मेथड्स को इस्तेमाल करें तो आप अपने पूरे मन से करें, ना कि बस इसलिए करें कि मतलब ये सोच के कि हाँ ये तो मतलब काम कर जाएगा, ये मतलब किताब में ऐसा कहा गया है तो मैं ऐसा करूँगा तो हाँ हो जाएगा काम। नहीं, क्योंकि मतलब लोग जो है इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि मतलब वो सच्ची तारीफ और झूठी तारीफ के अंदर फ़र्क नहीं पहचान सकते। नॉर्मली तो होते नहीं हैं, वरना वो लोग इस तरह से होने चाहिए कि मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो वो लोग, इतने ज़्यादा मतलब shrewd हो कि मतलब सामने वाले की अगर वो लोग सामने वाले की झूठी भी तारीफ कर रहे हो तो पकड़ में ना आए, उतने चालाक होने चाहिए वो लोग। या तो सामने वाला जिसकी तारीफ हो रही है वो इतना बेवकूफ होना चाहिए कि मतलब उसको समझ में ना आए कि मतलब जो आदमी उसकी तारीफ कर रहा है वो झूठी तारीफ कर रहा है। और जितना मुझे लगता है कि ये दोनों तरह के लोग दुनिया में बहुत कम है। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं दुनिया के अंदर जो मतलब आ, सच्ची और झूठी तारीफ के अंदर फर्क पकड़ सकते हैं, और जिनकी जो है झूठी तारीफ उतनी स्किल्ड नहीं होती है, उतनी मतलब क्लियर नहीं होती है कि मतलब सामने वाला उनको ना पकड़ पाए कि मतलब ये आदमी झूठी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए नॉर्मल लाइफ के अंदर जब भी मतलब आप इस किताब के कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाह रहे हो तो मतलब आप पूरे मन से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, ना कि बस आपको अप्लाई करने हैं, मतलब किताब में कहा गया है इसलिए कर रहे हो आप। इसलिए ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑनेस्ट अप्रिसिएशन, सच्चे दिल से किसी की तारीफ कीजिए जब आप तारीफ करना चाह रहे हो। तो सफ़ा नंबर 40 में ऑथर कहते हैं कि नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, आई बिलीव इन गिविंग ए पर्सन इंसेंटिव टू वर्क। तो किसी की आलोचना ना करें, और कहते हैं कि मैं यकीन करता हूँ किसी भी इंसान को इंसेंटिव देने में, काम करने के लिए। इंसेंटिव इन द सेंस एक तरीके का इनाम, इनाम देने में कि अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसको मतलब उसकी आलोचना करने के बजाय उस काम के लिए उसको इनाम दो, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाए। ना कि मतलब ये कहो कि ये मतलब ये बकवास कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है, ये गलत है। ये कहने की बजाय उसे ये कहो कि अगर तुम इस काम को इस तरह से करोगे और भी बेहतर करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। तो क्रिटिसिज्म के बजाय आप उसको इनाम देने के बारे में कहोगे तो वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट दिखाएगा।
आपका उस काम को सही करने के अंदर। As a old couplet says, once I did bad that and that I heard ever. Twice I did good, but that I heard never. तो एक अ, पुरानी कहावत है कि once I did bad and that I heard ever. एक बार मैंने कुछ गलत किया और हमेशा मैंने वो चीज़ सुनी लोगों से। Twice I did good, but I had heard never. और कोई चीज़ दो बार मैंने अच्छी की, लेकिन उसके बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं की, किसी ने मतलब कहा ही नहीं उसके बारे में। तो यहाँ पे मतलब ऑथर का मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, सही काम करता है, तारीफ के लायक काम करता है, तो उसकी तारीफ कर दीजिए, ना कि मतलब उसके काम को जो है अनरिकॉग्नाइज छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप उसकी तारीफ करोगे तो उसको मतलब ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये काम मैंने अच्छा किया है, ये काम मैंने सही किया है, और वो अगली बार भी जो है वैसा ही काम करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि इसके दिमाग में रहेगा कि ये काम अगर मैंने किया तो सामने वाला या कोई भी मतलब इंसान या ह्यूमंस, जो सोसाइटी है, वो उसकी तारीफ करेंगे। तो उसको ये होगा कि मैं ये काम और भी करूं, अगली बार भी अगर मुझे मौका मिला ऐसा कुछ, तो अगली बार भी मैं यही काम करूं। तो इस तरह से उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। नॉर्मली तो मतलब ऐसा ही होता है, क्योंकि ह्यूमंस आर लाइक, वो बाकी इंसान क्या सोचते हैं उनके बारे में, ये बहुत मैटर करता है उनके लिए। मतलब सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। जो इंसान मतलब ये नहीं सोचता, वो मतलब अलग ही लेवल की मतलब इंटेलेक्चुअलिटी पे पहुंच चुका होता है, कि मतलब जिसको मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, और उसको पता होता है अपनी जिंदगी के अंदर कि वो खुद क्या है। उसको मतलब लोगों की एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। उस लेवल पे जब इंसान पहुंच जाए, मतलब वो तो मतलब अलग ही लेवल का है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस तरह का इंसान हूँ, लेकिन हाँ, मैं उस तरह का भी नहीं हूँ कि मतलब लोगों की एक्सेप्टेंस के लिए मतलब आ, कुछ भी कर दूं। मतलब जो मुझे पसंद नहीं है वो भी कर लूं, क्योंकि मतलब ये करने से लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं उस तरह का भी नहीं हूँ। लेकिन आई होप किसी दिन मैं उस तरह का बन जाऊं जहाँ पे मतलब मुझे जरा भी फर्क ना पड़े कि मतलब लोग या कोई भी मतलब मेरे बारे में क्या कहता है या क्या करता है। मतलब आई होप किसी दिन मैं उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे पहुंच जाऊंगा, जब मुझे इन चीज़ों की मतलब इन चीज़ों से कोई फर्क ना पड़े। बट आज के लिए तो मतलब उस लेवल पे तो नहीं हूँ मैं। बट स्टिल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर। देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 44, सफ़ा नंबर 44। Don't be afraid of enemies who attack you. Be afraid of friends who flatter you. उन लोगों तुम अपने दुश्मनों से मत डरो जो तुम पे हमला करना चाह रहे हैं। तुम उन दोस्तों से डरो जो तुम्हें तुम्हारी झूठी तारीफ कर रहे हैं। ऑथर यहाँ पे ये कह रहे हैं। सफ़ा नंबर 46, 6 4। गिव ऑनेस्ट सिंसियर appreciation. Be hardy in your approbation and lavish in your praise. तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिसिएशन, किसी की तारीफ कर रहे हो तो पूरे दिल से कीजिए और सच्चे मन से कीजिए। और जो ये सफ़े नंबर में आपको बता रहा हूँ, चौरे चाल, छः चाल और बाकी सारे जो भी हैं, सफ़े 35, 39, 40, 39, 40, ये सब जो है जो गूगल प्ले बुक के अंदर जब मैंने ईपब फाइल अपलोड की है,
तो उसको जो मैंने फॉन्ट साइज 100 पे जब रखा था, और जब मैं ये पॉइंट्स पढ़ रहा था उस वक्त ये पेज नंबर्स आ रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि ये एग्जैक्ट पेज नंबर्स होंगे, क्योंकि मतलब 100% फॉन्ट साइज के अंदर जो है पूरा पेज कवर नहीं हो रहा था। वो 1.5 पेज हो रहे थे, आप कह सकते हो। ये मतलब 1.5 पेज होने के बाद, मतलब 100% फॉन्ट साइज पे अगर आप फाइल रखोगे, तो 1.5 पेज होने के बाद मतलब एक्चुअल में वो 1 पेज होगा। तो ये जो पेज नंबर्स है ये तब एप्लीकेबल है जब आप फॉन्ट साइज 100% पे रख के ईपब के ऊपर पढ़ोगे किताब। नहीं तो एक्चुअल किताब में अगर आप देखोगे तो आपको ये जो पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ये आसपास ही मिलेंगे। अगर 40 पेज नंबर है तो वो पॉइंट जो है 39 पे हो सकता है या 41 पे हो सकता है। इतना ही फर्क होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जो भी पेज नंबर है पूरे एक्यूरेट और करेक्ट ही है। बस एक पेज यहाँ वहाँ हो सकता है। 46 जो है वो 47 पे होगा या 45 पे होगा, है मैं 100% श्योर अबाउट दैट। अगर 46 पे नहीं होगा तो सारे पेज नंबर्स जो है, सारे वो जो सफ़ों के नंबर्स है, वो इसी तरीके से बने गए हैं कि अगर कोई चीज़ 44 पे नहीं होगी तो 43 या 45 पे होगी, या 44 पे भी हो सकती है। तो मतलब पेज नंबर सही है, अगर नहीं है तो भी एक पेज नंबर यहाँ वहाँ होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ईपब के ऊपर फाइल अपलोड करने के बाद 100% फॉन्ट साइज रखने पे आपको मतलब एक पेज पूरी तरह से मतलब वहाँ पे नहीं दिखाता, मतलब अगले पेज के ऊपर भी कंटेंट चले जाते हैं। तो इस तो इसलिए अगर आप ईपब के ऊपर पढ़ रहे हो और 100% फॉन्ट साइज रखा हुआ है, तो उस वक्त आपको यही पेज नंबर्स मिलेंगे पढ़ते वक्त। तो आगे देखते हैं कि इस अध्याय में हमें सीखने को क्या मिला है। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। लोगों की जब आप तारीफ करो तो सच्चे मन से करो, ना कि दिखावे से। क्योंकि दिखावे से अगर आप करोगे तो आपको मतलब सामने वाला आसानी से पकड़ लेगा। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतने शातिर हैं कि मतलब झूठी तारीफ भी सच्ची तरीके से कर पाए, कि मतलब सामने वाले को लगे कि सच्ची तारीफ कर रहा है। और ऐसे भी लोग बहुत कम हैं जो इतने बेवकूफ़ हैं कि जिनको ये नहीं पता चलता कि सामने वाला उनकी तारीफ कर रहा है तो वो सच्ची है या झूठी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही हैं दुनिया में, जो मतलब झूठी तारीफ को आसानी से पकड़ सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे हैं दुनिया में, जब वो तारीफ करते हैं तो झूठी तारीफ को सच्ची बना के नहीं दिखा सकते। उनको उस तारीफ को सच्ची दिखाने के लिए उनको सच्चे मन से ही तारीफ करनी पड़ेगी वो। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये सब उसी तरह के लोग होंगे, इंक्लूडिंग मी जो ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी झूठी तारीफ उत, उतनी बढ़िया तरीके से कर नहीं सकता। अगर मुझे करनी होती है तो मुझे सच्ची तारीफ करनी पड़ती है। वरना सामने वाला अगर हाँ इतना बेवकूफ़ है कि वो मेरी झूठी तारीफ पकड़ नहीं पा रहा है तो वो अलग बात है। तो अगले अध्याय के ऊपर चलते हैं, चैप्टर 3। He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. जो ये चीज कर सकता है उसके साथ सारी दुनिया होगी, और जो ये चीज नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी में अकेले ही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों कहा गया है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों है, और वो चीज क्या है जो मतलब करने से आपके साथ सारी दुनिया होगी, और आप ना करो तो आप अकेले रह जाओगे। देखते हैं आगे। सफ़ा नंबर 48। The only way on earth to influence other people is to talk about what they want and show them how to get it, not by telling what you want from them. दु- तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा तरीका है जिससे आप
लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उन्हें प्रभावित कर सकते हो, जब आप उनको ये बताओ कि उन मतलब उनके पास ये बात करो कि उन्हें क्या चाहिए, और आप और वो जो उन्हें चाहिए वो उन्हें कैसे मिल सकता है, ना कि इससे कि आपको क्या चाहिए। किसी को भी ये नहीं पड़ी कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज से मतलब है, किसी को नहीं पड़ी। सबको इस चीज से पड़ी है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मतलब उन्हें लोगों से क्या मतलब है, मतलब सामने वाले से उन्हें क्या मिल सकता है। सबको इस चीज से मतलब है, ना कि मतलब आपको सामने वाले से क्या चाहिए। तो अगर आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उन्हें बताइए कि आप उन्हें क्या दे सकते हो, रेदर देन ये कहने के कि भाई मुझे इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। नहीं, आपसे उनको क्या फायदा हो रहा है ये बताइए, वो अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। बल्कि ना कि ये बताने से कि आपको उनसे क्या चाहिए और आपको उनकी क्यों जरूरत है। पेज नंबर 63। When we have a brilliant idea, instead of making other think it is ours, why not let them cook and stir the idea themselves। जब हमारे पास कोई एक बढ़िया आइडिया है तो हम उस आइडिया को जो है, मतलब क्यों हमें उसका मतलब क्रेडिट चाहिए होता है। आपका आइडिया है, आपको तो मतलब इम्प्लीमेंटेशन से और काम निकलवाने से मतलब है, राइट। आपको क्यों बताना होता है दुनिया को कि हाँ ये मेरा आइडिया है, मैंने एक कहा है, मतलब मेरी वजह से ये इंसान ये कर रहा है। नहीं, यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि आप उसके दिमाग में बस एक थॉट डाल दीजिए और उसको इस तरह से मतलब पकाइए, उस आइडिया को इस तरह से बातें कीजिए कि सामने वाले को लगे कि ये आपका आइडिया नहीं है, ये उसका खुद का आइडिया है। और वो और वो जो है उस उस आइडिया को मतलब ये सोचने लगे कि मतलब ये उसने खुद ने बनाया है, ना कि आपने। उस तरीके से जो है वो उस आइडिया के ऊपर काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये उसे लगेगा कि ये उसका खुद का आइडिया है। अगर आपका कोई आइडिया होगा और आप उसको बताओगे ये करना है ये करना है, तो उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये उसका आइडिया नहीं होगा। उसको ये लगेगा कि मतलब ये कह रहा है, अगर ये मैंने कर भी दिया तो नाम इसका होगा, मेरा क्या मतलब, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन जब आप सामने वाले के दिमाग के अंदर ये डाल दो कि मतलब ये तुम्हारा ही आइडिया है, ये करने से तुम्हें ही फायदा होगा, जबकि असल में आपको फायदा हो रहा है उस आइडिया के इम्प्लीमेंट होने से। लेकिन सामने वाले के दिमाग में जब आप ये डाल दो कि मतलब ये करने से तुम्हें ही फायदा होगा, तुम्हें ही मतलब नाम मिलेगा, तो उस वक्त जो है इंसान उस आइडिया के ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब लोगों को ये नहीं पड़ी कि आपको क्या चाहिए, लोगों को इससे पड़ी है कि मतलब उनको क्या मिल रहा है सामने वाले से। और इसके बारे में ऑथर ने एक एग्जाम्पल भी दिया है, उन्होंने मतलब एक किस्से के बारे में बताया है। उस इंसान का तो नाम याद नहीं है मुझे। जब उसका उस इंसान का कोई इंटरव्यू ले रहा था, तो जो यूएस के एक प्रेसिडेंट है, रहे हैं पास्ट में, उनके नीचे काम करता था। तो उनके पास अ, ये पूछा गया कि आपने मतलब इतने वक्त तक प्रेसिडेंट के क्लोजली काम किया है, मतलब आप प्रेसिडेंट आपकी बातें सुनते थे, ये मतलब कैसे कैसे हुआ, कैसे किया आपने। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि मुझे पता चल गया था कि मतलब उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, वो मतलब उनका माइंड सेट कैसा है। और ये मैं मतलब हुआ था एक बार, एक्सीडेंटली हुआ था, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब ये हुआ तब मैंने मतलब ये चीज़ नोट कर ली। तो हुआ ये था कि वो एक बार एक प्रपोजल लेके गए थे प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, बावजूद इसके कि वो घंटों तक मतलब उनको समझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन प्रेसिडेंट नहीं माने उस प्रपोजल के लिए।
उसके बाद में कुछ दिन बाद वो डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसा ऐसा करें, ये करें बोल के। तो ये कहते ही उनके दिमाग में ये आया कि ये तो कुछ दिन पहले मैं ही कह रहा था और मैं इनसे साइन लेने की कोशिश कर रहा था उसके लिए, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये आइडिया है, हम ऐसा ऐसा करें। तो मतलब उन्होंने उस वक्त जो है, नॉर्मल इंसान होता तो, अरे ये तो मैंने आपसे कहा था कुछ दिन पहले, आप तो मान ही नहीं रहे थे, ये तो मेरा आइडिया था, अभी आप कह रहे हो कि खुद को आपको ही ऐसा करना है बोल के, ऐसा कहता। लेकिन वो जो है, वो बड़े ही चालाक इंसान थे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है, हाँ सही है, ऐसा कर सकते हैं हम, बोल के उनको मतलब इस तरह से इनकरेज किया कि जैसे कि वो उन्हीं का आइडिया है। और तब उनको मतलब पता चला है कि इस प्रेसिडेंट का दिमाग काम कैसे करता है। और उसके बाद से जब भी उन्हें कोई काम निकलवाना होता था प्रेसिडेंट से, वो उनके पास जाते थे और इस तरह से बात करते थे कि वो प्रेसिडेंट ये समझने लगता था कि मतलब ये जो मतलब चीज मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ही आइडिया है और ये मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, ये क्रेडिट पूरा मुझे जाता है। लेकिन असल में जो है वो जो भी कर रहा था, वो उस इंसान के इन्फ्लुएंस में कर रहा था जो उनके दिमाग में ये थॉट डाल रहा था कि तुम ये कर रहे हो, मतलब मेरे आ, जो भी मेरे आइडियाज है, मतलब ये मेरे नहीं है, ये तुम्हारे ही है और तुम ये कर रहे हो। क्योंकि उस इंसान को काम निकलवाने से मतलब होता था, उसको ये होता था कि उसके आइडियाज मतलब पास हो जाए, मतलब अप्रूवल मिल जाए उसके आइडियाज को। उसको ये मतलब नहीं होता था कि उस आइडियाज से क्रेडिट किसको मिल रहा है, उसको बस अपने काम से मतलब होता था, क्रेडिट गया भाड़ में। उसका आ, ये फंडा था। इसलिए जो है वो प्रेसिडेंट के पास से सारे काम निकलवा देता था। तो ये जो सीक्रेट है, ये उसने मतलब एक इंटरव्यू के अंदर रिवील किया था। आप किताब पढ़ सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसकी कि वो कौन इंसान था, कौन से प्रेसिडेंट थे एंड ऑल। मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है। ये आपको मेरे ख्याल से पेज नंबर 63 के अंदर ही मिलेंगे, इसी थर्ड चैप्टर के अंदर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन किताब के अंदर कहीं तो एक किस्सा लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया अभी। तो इस अध्याय से हमें सीखने क्या मिलता है? यहाँ पे हमें सीखने ये मिलता है कि एरोस इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, he who can do this has the whole world with him, he who cannot walks a lonely way। तो वो चीज क्या थी कि मतलब जो करने से पूरी दुनिया हमारे साथ जुड़ जाएगी और ना करने से आपको दुनिया में अकेले ही चलना पड़ेगा। तो ये थी कि arouse in the other person an eager want, सामने वाले के अंदर एक भूख पैदा कर दीजिए आप, कि मतलब किसी काम को करने के लिए, कि मतलब वो उस काम को मतलब आपको उसको बताना ना पड़े कि मतलब ये करो वो करो, वो खुद मतलब आपसे तड़पे के मतलब मुझे ये काम करने दो। अगर आप ये इस तरह की भूख सामने वाले के अंदर पैदा कर सकते हो, तो आपके साथ फिर पूरा दुनिया होगी। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आपको मतलब अकेले ही चलना होगा दुनिया के अंदर। मतलब अकेले चलना होगा इन द सेंस, नॉट लिटरली आप अकेले होंगे। आई थिंक ऑथर भी ये मीन नहीं करते होंगे कि मतलब आप अकेले ही होंगे दुनिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि मतलब आपको उतने लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से जितना आपको इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से मिल सकता है, उतना सपोर्ट जो है आपको इस टेक्निक के बगैर नहीं मिलेगा। आपको लोगों का सपोर्ट कम होगा। ही हु कैनॉट हाँ, ही हु कैनॉट वॉक्स ए लोनली वे का मतलब है जो अकेला चलेगा। इसका मतलब ये है क्या, लिटरली अकेला नहीं, बट उसके साथ लोग बहुत कम होंगे। और जो मतलब ये कर सकता है, जो सामने वाले के अंदर एक
भूख पैदा कर सकता है किसी काम को करने की, तो उसके साथ जो है लोग बहुत ज़्यादा होंगे और मतलब वो जो है अपने काम आसानी से निकलवा पाएगा लोगों के पास से, क्योंकि उसको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये करो वो करो। लोग खुद जो है वो काम करने के लिए मतलब मरे जा रहे होंगे, जो वो इंसान चाहता है कि मतलब सामने वाला करे। तो ये था पहला भाग इस किताब का, और उसमें के 3 अध्याय। अभी आगे अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि दूसरे भाग के अंदर क्या कहा गया है। 6 ways टू मेक पीपल लाइक यू। इसके अंदर 6 अध्याय होंगे, 6 ways, जो मतलब आपको बताएंगे कि क्या करने से जो है लोग आपको पसंद करने लगेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मतलब एंड स्क्रीन के अंदर में वीडियो के लिंक्स दे दूंगा एंड स्क्रीन के अंदर भी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से मतलब कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर आप डिसलाइक करोगे ये तो मतलब दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन ही होगी, कि मतलब आपने डिसलाइक किया, मेरे मेरे वीडियो पे एक डिसलाइक मिल गया, और इसकी वजह से जो है मुझे पता भी नहीं चला कि आपको ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। तो आई थिंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और बुरा लगे तो कमेंट कर दीजिए, मुझे बताइए कि मतलब आपको वीडियो ये क्यों नहीं अच्छा लगा। उसकी वजह से जो है मैं अगली बार जो है आपके लिए और ज़्यादा बेहतर कंटेंट बना पाऊँगा। अगर आप मुझे बताओगे कि मतलब मैं किस तरह से आपके लिए इम्प्रूव हो सकता हूँ, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मेरे वीडियोस भी बेटर होंगे, मुझे भी मतलब लाइक मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और मेरे कंटेंट बेटर होने की वजह से आपको भी बेटर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मिलेगा। तो लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो कमेंट कीजिए, विन विन सिचुएशन होगी। चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करना है, इट्स लाइक लूज लूज सिचुएशन, क्योंकि ना तो मेरा कंटेंट बेटर होगा आपके डिसलाइक करने से, और ना ही आपको फ्यूचर के अंदर बेटर कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मिलेगा, क्योंकि डिसलाइक करने से मुझे पता तो नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कहाँ पे बेटर करना है। तो दैट्स इट आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अल्लाह हाफिज़।